आज की जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको एक और नाम से बड़ा फेमस है डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला भयंकर यूज होगा पूरे आगे हर टॉपिक में। ठीक है, फिर भी मैं समझाता हूं। सपोज करिएगा मेरे पास एक क्यू चार्ज है और जो दूसरा क्यू नॉट था वो बार बार डी आर या डी एक्स डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है भाई साहब। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। शायद हम लोग को बताया था ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था, याद है ना डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कि ये जो चार्ज आता था जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके जस्ट अगेंस्ट आता था। तो ठीक है, अब अगर ये छोटा छोटा आ रहा है तो वर्क डन कितना करेगा? छोटा करेगा। तो कितना वर्क डन करेगा? सो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ इंटू डी आर। छोटा छोटा अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वर्क डन कितना करेगा? छोटा। यहां से निकाल लो, E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू नॉट होता है क्या? तो F बराबर क्या होगा? E क्यू नॉट। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब एक और काम करते हैं, थोड़ा सा जांगर बचाने का काम यहां नहीं करते हैं, इसको लिख लेते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। अब एफ की जगह क्या लिखेंगे? एफ की जगह लिखेंगे हाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया ई क्यू नॉट भी लिख सकते हो इंटू डी आर कॉस 180 डिग्री। कैसे 180? हाँ समझना आ गया ना। चार्ज बाई था तो इधर आ रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा था? अपोजिट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था और फोर्स किधर लग रहा था? उधर। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू, और इसको हम डी क्यू भी लिख सकते हैं। डी क्यू का मतलब क्या होगा? छोटा सा चार्ज है तभी तो छोटा छोटा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सो डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ई इंटू डी आर, और कॉस 180 की वैल्यू -1। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। अब थोड़ा जल्दी से बताना तुम लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, W अपॉन में Q नॉट इक्वल टू क्या होता था? क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। तो अगर डी डब्ल्यू बाई डी क्यू नॉट लिखा हो तो ये क्या होगा? छोटा सा पोटेंशियल होगा क्या? तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या हो गया? डीवी, और इसके नीचे लेते आ रहे हैं ये डी आर, और ये -1 इधर भेज देते हैं, इक्वल टू क्या हो गया? E। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया? E इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर। अब याद करो क्लास 11 मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट वर्ड कब यूज होता है? हाँ, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करता है। देखो जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, हेडिंग क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब इस पोटेंशियल को किससे डिवाइड किया गया था? डिस्टेंस से डिवाइड किया था। हाँ, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई? फटाक से नोट करो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, भयंकर। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनेगा इस साल।
इस साल के पेपर में ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उससे 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, पहले देखिएगा, सब लोग देखेंगे, बात नहीं करेंगे। हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3। ये एक स्पेरिकल शेल है। स्पेरिकल शेल मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या? एक खोखला गेंद है ना, एक खोखला गेंद है ये। अब याद करो वो जमाना, मिट्टी से दिल न लगाना, इसका रेडियस क्या था? आर था। याद करो, अगर ये स्फेरिकल शेल है तो चार्ज कहां था? इसके सरफेस पे। सबको याद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। याद आ रहा है कुछ कुछ कहानी? आउटसाइड मतलब कुछ इस प्रकार से, इसको हम कर देते हैं डॉटेड, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा चलो एक और इसमें हम चीज चेंज कर देते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और बाहर वाले का रेडियस क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर। याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटसाइड द सेल, आउटसाइड, ठीक है? तो मैंने दोनों चीजें लेके चलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकाला था, किसी को याद है क्या? वो आया था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस नो? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ये होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है ना? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में, आउटसाइड बात करें तो आउटसाइड का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। बात समझ में आ गई? यस नो? यस सर। दूसरा बात करते हैं, एट द सरफेस ऑफ सेल। ये आपके पास शेल था, इसके सरफेस पर याद आ रहा है कुछ कुछ? कुछ कुछ फिगर याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग है। स्मॉल आर ये है एट द सरफेस, एट द सरफेस। जल्दी से बताओ, इसमें 2 फॉर्मूला आया था। एक ए क्या आया था, किसी को याद है? E इज इक्वल टू क्या था? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर था, स्मॉल आर स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला आया था बी, बताओ क्या था? जल्दी देखे तुम। वेरी गुड, बी आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा, जल्दी बताओ। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अपॉन में रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, कैपिटल हो जाएगा स्मॉल आर। कोई दिक्कत? यस नो? याद आ रहा है कुछ कुछ? देखो मैंने पहले बोला कि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा है तो मतलब तो कुछ ना कुछ बनेगा। अब बात करते हैं तीसरा केस, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इनसाइड याद होगा, इनसाइड क्यू नेट कितना था? क्यू नेट था 0। क्यू नेट होने की वजह से ई नेट कितना आया था? 0 आया था। इसका मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। और सर ये तो धोखा हो गया। कैसे आया? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर भी है, मतलब कांस्टेंट है। जितना सरफेस पे था उतना ही अंदर है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आया हुआ है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द स्फेरिकल शेल। तो कैसे दोनों बराबर आए, कैसे ये दोनों कांस्टेंट हो गए? इसको प्रूव करके मैं दिखाता हूं, उसके बाद छापिएगा इसको। इसका प्रूफ देखिएगा, ठीक है? स्फेरिकल शेल उठा लीजिए, ये था स्फेरिकल शेल। इस पे जो चार्ज था बेटा वो कितना था, जल्दी बताओ? पॉजिटिव था।
यस या नो? इसका रेडियस क्या था? स्मॉल आर। यहां ई कितना था? 0 था ना? अब ध्यान दो, क्या हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट E is equal to 0 inside the spherical shell. E की वैल्यू क्या होगी? 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अगेन आप जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dv बाई dr। ये कहां से पढ़ा है? इससे एक टॉपिक पहले, पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू क्या है? माइनस dv बाई dr, है कि नहीं है? पढ़ा है सबने? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dv बराबर क्या होगा? माइनस का E इंटू dr लिख सकते हैं, लेकिन यहां E क्या है? E तो है 0, तो dv बराबर क्या होगा? 0 इंटू dr, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 प्लस क्या जुड़ेगा? एक कांस्टेंट। यही तो होता है। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0 प्लस क्या जुड़ता था? एक c, और c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यही है कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही चीज है, कांस्टेंट है, जितना कि सरफेस पे था। बात समझ में आई? तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे आप, अभी मैं बोल दूंगा तो वो क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसको छापेंगे, ठीक है? फिलहाल पीछे का छापिए। चलो यहां एक क्वेश्चन लिखो, फटाक से ऊपर लिखो, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट everywhere on the spherical shell, everywhere on the uniformly charged spherical shell, everywhere on the uniformly charged spherical shell। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सील करने का मतलब क्या होता है? याद करो, कोरोना आया था तो कुछ एरिया को सील कर दिया जा रहा था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? तो घेर दिया जा रहा था ना, इस तरीके से घेर दिया जा रहा था कि कोई बाहर वाला आकर के अंदर वाले को डिस्टर्ब ना कर सके। ये तो था सिंपल सी कहानी कि भैया कोरोना तुमको हुआ है, तुम्हारे घर को चारों तरफ से क्वारंटाइन कर दिया गया, आगे ताला मार दिया गया, पीछे ताला मार दिया गया, निकलोगे कहां से? लेकिन लोग फिर भी जुगाड़ बना के सीढ़ी पे से उतरते थे, जाते थे सब्जी लाने, तो अलग मैटर है। तो शील करने का मतलब होता है क्या करना है? किसी पर्टिकुलर रीजन को बचाना है। किससे बचाना है? किसी एक्सटर्नल फैक्टर से ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होगा कि हम एक पर्टिकुलर रीजन को किससे बचाएंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में, और दिखाया भी था कि एक कार था, कार के ऊपर बिजली गिरेगी तो इंसान बचेगा कि मर जाएगा? बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? तो जो चार्ज है वो कहां रह जाएगा? आउटर सरफेस पे रह जाएगा। इन द इंटीरियर जो अंदर था उसको हमने बचा लिया। बाय विच फिनोमेना? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के थ्रू। फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया था। वो एक एग्जांपल दिया था, शायद कुछ याद होगा, वो बक्से में मुर्गा डाल करके, बहुत अच्छा। कौन है मुर्गा? और पहले याद रहा उसको। बहुत सारे एग्जांपल दिया था, जैसे एक तार वाला एग्जांपल दिया था कि जो हमारे पास कोएक्सियल तार आता है उसके ऊपर क्या क्या होता है, बताया था ना कहानी। तो ये सब फिनोमेना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अब जैसे एंटीने का तार याद करो, पहले जमाने में होता था, वो जैसे बिजली खड़खड़ बोलती थी वो भी झिलमिलाने लगता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम बढ़िया आ रहा है। तार के ऊपर बिजली गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एकदम मजा आ रहा है उसमें, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एग्जांपल मैंने साथ दिखाने वाला था, आप लोगों को दिखाया नहीं, और वो था मोबाइल को
एल्यूमिनियम फॉयल से रैप कर दीजिए चारों तरफ से और उस मोबाइल फोन पे कॉल करिए तो फोन नहीं जाएगा। बताया था क्या? किया नहीं था एक्सपेरिमेंट ना? अच्छा किसी दिन करते हैं, अब फॉयल लाते हैं तब करते हैं किसी दिन। उससे क्या होगा? क्यों नहीं कॉल जा रही है? जो भी चार्ज है वो कहां रह जा रही है? आउटर सरफेस पे। इन द इंटीरियर नेट चार्ज जीरो हो गया। नेट चार्ज जीरो होगा तो नेट फील्ड भी क्या हो गया? जीरो। जब फील्ड भी जीरो हो गया तो अंदर वाला रीजन क्या हो गया? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा, बहुत बोर्ड में इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के आया कि किसी पर्टिकुलर चार्ज को हमें बचाना हो, किसी दूसरा चार्ज इसके ऊपर इफेक्ट ना कर पाए, तो क्या करें? तो हम क्या करें कि इस चार्ज को इसके ऊपर किसी दूसरे चार्ज का इफेक्ट ना पड़े, तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज को कहां डाल दें? एक खोखले डब्बे के अंदर, या कोई एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस का मतलब उसके ऊपर थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो डिवाइस काम करना बंद कर देगा या गलत रीडिंग देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करें हम? तो उसको भी क्या करेंगे? किसी खोखले डब्बे के अंदर क्या करेंगे? खोखले मेटालिक डब्बे के अंदर पैक कर देंगे। ये नहीं कि खोखला हो और प्लास्टिक का डिब्बा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेटालिक होना चाहिए ना, तभी तो चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। वो अब तुम ट्रेन, एक बात याद रखना, कभी भी देखा होगा कार भी बना होगा, एरोप्लेन भी बना होगा, तो जो रूफ होता है हमेशा टीने या मतलब मेटालिक रहता है। आप कहोगे सर जिसमें सनरूफ होता है उसमें तो बिजली गिर जाएगी। हमारे साथ तो कुछ दुर्घटना हो सकती है भाई साहब, अगर उसके शीशे पे गिरे तो काम गड़बड़ा सकते हैं। बॉडी पे गिरती है तो कोई दिक्कत नहीं, शीशे पे गिरे तो काम गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बताया था ना कि जब भी कार से चले, बारिश हो रही है, तो शीशा बंद रहना चाहिए। तो बहुत हद तक शीशे पे भी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो शीशा है, शीशे पे भी जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर रहेगा। याद होगा मैंने एक कहानी बताया था, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया था, ग्लास रॉड पे भी चार्ज डेवलप हुआ था ना? तो पूरे बॉडी में नहीं हुआ था, आउटर सरफेस पे ही चार्ज रहता है। इन द इंटीरियर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। इसी वजह से कहा जाता है अपने पूरे शीशे को क्या कर लो? पैक करके कार चलाओ, कोई टेंशन वेंशन नहीं। ठीक है, तो लिख लो फटाफट एक लाइन में कहानी। इट इज द फिनोमिना ऑफ, हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज द फिनोमिना ऑफ protecting, it is the phenomena of protecting certain region of space, it is the phenomena of protecting certain region of space from the external electric field, from the external electric field is known as electrostatic shielding, is known as electrostatic